नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे चैनल जिसमें हम लोग इग्नू से जुड़े हुए सभी अपडेट और नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाते हैं, जिसका नाम है इग्नू IQ इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप जो हमारे इग्नू IQ इन्फो दूसरा चैनल है उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे BPSC 102 संवैधानिक सरकार और भारत में लोकतंत्र की। कल हमने इकाई 8 का जो है वो राष्ट्रपति तक का जो है पूरा हमने पढ़ लिया था। कल का वीडियो पार्ट 1 में था, आज ये इसका पार्ट 2 है। अगर कल के वीडियो को आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 यानी प्रधानमंत्री की, यानी आज के इस सेशन में हम प्रधानमंत्री से जुड़े हुए चीजों पर जो है वो बात करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक अपना असाइनमेंट बनाना स्टार्ट नहीं किया है, असाइनमेंट जो है हमारे पास अवेलेबल है, चाहे वो PDF फॉर्मेट में हो या हैंड रिटन फॉर्मेट में। अगर आपको PDF फॉर्मेट लेना हो या हैंड रिटन फॉर्मेट लेना हो तो नीचे दिए गए नंबर पर फोन करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप अपना जो है वो असाइनमेंट ले सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा जूम क्लास जो है 2024 एग्जाम के लिए वो शुरू हो चुका है। कई लोग जूम क्लास में जुड़ चुके हैं, तो अगर आपको भी जूम क्लास करना है, आपको भी लाइव क्लास करना है, तो आप भी इस दिए गए नंबर पर फोन करके हमसे जुड़ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं हमारे जूम क्लास को। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप जो है दिए गए नंबर पर फोन करके अपना नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे आज का हमारा टॉपिक, जिसका शीर्षक है प्रधानमंत्री। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि भारत में भले ही राष्ट्रपति सर्वोच्च पद पर हैं, लेकिन सभी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास है। यानी राष्ट्रपति को भी उसके पद से हटाने का जो प्रावधान है वो प्रधानमंत्री के पास, यानी प्रधानमंत्री के पास एक ऐसा शक्ति है उनकी पॉकेट में जिससे वो किसी को भी जो है पद से पदमुक्त कर सकता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का कोई सीनियर जज हो या चीफ जस्टिस हो। आई बात समझ में? कार्यपालिका की शक्ति सभी जो है वो प्रधानमंत्री के पास रहता है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के मुखिया होते हैं या अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रपति जो है वो मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करते हैं। मंत्री परिषद वास्तविक रूप से कार्यपालिका होती है, न कि राष्ट्रपति। अब बात करते हैं कि हमारा जो संविधान है वो हमने किसका कॉपी किया है। हमने बहुत सारे देशों का कॉपी किया है। ये भ्रांति अपने मन से आप निकाल दीजिए कि संविधान को अपने से हमारे नेताओं ने लिखा है। नहीं, लिखा तो है कुछ कुछ चीजें, लेकिन अधिकांश चीजें बाहरी देशों से लिया गया है और 70% चीजें जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 जो कि अंग्रेजों ने बनाया था उससे हमने कॉपी कर लिया है। ठीक है, आज भी बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो कि अंग्रेजों के बनाए हुए कानून है। आई बात समझ में? चलिए अब बात करते हैं कि ब्रिटेन में, जैसे कि मान लीजिए ब्रिटेन है तो ब्रिटेन का हम लोग कॉपी करते हैं। हम लोग जो इंग्लिश बोलते हैं ना वो भी ब्रिटेन का इंग्लिश बोलते हैं। अमेरिका का इंग्लिश को लैटिन इंग्लिश बोलते हैं और ब्रिटेन के इंग्लिश को ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं। तो हम लोग जिस इंग्लिश का यूज करते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश है। हम लोग का जो सिस्टम है, जुडिशियरी सिस्टम बोलिए या कार्यपालिका सिस्टम बोलिए या विधायिका सिस्टम बोलिए, वो ब्रिटेन से यानी इंग्लैंड से मिलता जुलता है, क्योंकि उन्होंने ही ये नियम बनाए थे हमारे देश पर और उनके ही बनाए नियम पर आज भी जो है हमारा देश चल रहा है। अभी हाल फिलहाल में मोदी जी और अमित शाह जी ने लोकसभा में बहुत सारे ऐसे बिल पेश किए थे जिससे उन पुराने क्रिमिनल कानूनों को जो है बदल दिया जा रहा था। प्रधानमंत्री जो होता है, जैसे कि आपको पता है कि हमारे संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा। राज्यसभा का कोई भी मेंबर प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मंत्री तो बन सकता है, राज्यसभा का कोई भी मेंबर मंत्री बन सकता है। जैसे कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर जी, वो राज्यसभा से मेंबर हैं, वो मंत्री बन सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री वही बनेगा जो लोकसभा का सदस्य होगा और उस दल का सर्वोच्च नेता होगा। यानी भाजपा अगर चुन के आएगी तो भाजपा का जो सबसे बड़ा नेता होगा, जिसे भाजपा के लोग, मंत्री लोग वोट देंगे, MP लोग, वो बनेंगे क्या? प्रधानमंत्री। ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लीजिए। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति या प्रधानमंत्री को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति। 2014 में जब नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री चुनकर आए थे और उनका अगर शपथ कार्यक्रम आप देखें तो आप देखेंगे और आप पाएंगे कि प्रणब मुखर्जी जो उस टाइम तत्कालीन राष्ट्रपति हमारे थे, वे जो है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी को शपथ दिला रहे थे, नियुक्ति जो है वो करते हैं।
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। सलाह पर यानी प्रधानमंत्री जिसे भी चाहेगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बोलेगा कि आप इस व्यक्ति को जो है वो मंत्री बनाओ। आई बात समझ में? यानी बस औपचारिक पावर राष्ट्रपति के पास है, लेकिन किसे मंत्री बनाना है, किसे हटाना है, वो प्रधानमंत्री के पास है। मंत्री किसी भी सदन से बनाया जा सकता है, वो किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। जैसे कि मान लीजिए एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री है, वो तो मंत्री है लेकिन राज्यसभा से है, लेकिन वो लोकसभा में बैठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे हमारे मंत्री हैं, ठीक है। लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ उसी सदन में वोट दे सकता है जहां का वो मेंबर है। यानी लोकसभा में मान लीजिए कोई वोटिंग चल रहा हो कोई कानून को लेकर, तो एस जयशंकर जी हमारे जो विदेश मंत्री है वो लोकसभा में वोट नहीं दे सकता, क्योंकि वो लोकसभा का तो सदस्य ही नहीं है, वो तो राज्यसभा के सदस्य हैं। यानी वो बिल जब राज्यसभा में जाएगी तो उस टाइम पे जो है एस जयशंकर साहब जो है हमारे वो वोट देंगे। कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे भी मंत्री बनाया जा सकता है। अगर मोदी ने चाहा तो मोदी मुझे भी मंत्री बना सकता है, लेकिन कंडीशन यही है कि 6 महीने के अंदर में या तो मुझे लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाएगा जो मुझे जीतना होगा, या फिर मुझे राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाएगा। जैसे एस जयशंकर साहब 2019 में जब नरेंद्र मोदी फिर से दोबारा चुनकर सत्ता में आए तो एस जयशंकर जो हमारे थे वे एक मतलब कि आईएफएस थे और विदेश विभाग में वो काम करते थे, विदेश मंत्रालय में वो बहुत बड़े पद पर काम करते थे। तो उनकी कार्य कुशलता को देखकर, उनके अनुभव को देखकर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया, उन्हें राज्यसभा का मेंबर बना दिया। ठीक है, क्योंकि ये नियम है कि मंत्री बनाने के लिए जो है आपको 6 महीने के भीतर में चुनाव लड़ना पड़ेगा। या तो वो आप राज्यसभा में लड़िए या तो आप वो लोकसभा में लड़िए। देखिए अब है आपका मंत्री परिषद और कैबिनेट, इसको ध्यान से समझिए। प्रधानमंत्री तो सबसे प्रमुख होता ही है, प्रधानमंत्री के नीचे एक मंत्री परिषद होता है जिसमें बहुत सारे मंत्री होते हैं। खेल मंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, उसके बाद आपका खनन मंत्री, शिक्षा मंत्री, सिंचाई मंत्री, ठीक है, बहुत सारे उड्डयन मंत्री यानी जो एरोप्लेन वगैरह का जो है, एयरपोर्ट वगैरह का जो देखते हैं वो उड्डयन मंत्री हैं, जो कि अभी हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। तो ये एक मंत्री परिषद है। तो मंत्री परिषद में मंत्री परिषद को भी 2 भागों में बांटा गया। एक होता है कैबिनेट का स्तर, ठीक है। तो कैबिनेट में जो सबसे ऊपर बड़े बड़े मंत्री पद हैं, जैसे कि मान लीजिए गृह मंत्री हो गया, रक्षा मंत्री हो गया, शिक्षा मंत्री हो गया, कानून मंत्री हो गया, विदेश मंत्री, तो ये सभी चीजें क्या है, खेल मंत्री हो गया, सिंचाई मंत्री हो गया, तो ये सभी कैबिनेट के यानी ये सब अव्वल दर्जे के मंत्री हैं, ये सभी अव्वल दर्जे के मंत्री हैं, तो इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। यानी एस जयशंकर ये बोल सकता है कि मैं कैबिनेट मंत्री हूं, या जो अमित शाह जी हैं वो बोल सकते हैं कि मैं भी कैबिनेट मंत्री हूं, या जो रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह है ये भी बोल सकते हैं कि मैं भी कैबिनेट मंत्री हूं, ठीक है। अब उसके नीचे भी जो है वो कौन सा मंत्री होता है समझ लीजिए, उसके नीचे भी क्या होता है कि मध्य स्तर पर राज्य मंत्री होता है और निचले स्तर पर उप मंत्री होते हैं। जो उप मंत्री होते हैं ना, ठीक है, वो राज्य मंत्री को क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं, उनकी सहयोग करते हैं। और जो राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, तो जो राज्य मंत्री होते हैं वो किसको करेंगे, वो कैबिनेट मंत्री को हेल्प करेंगे, उनके कामों में वो क्या करेंगे, उनकी सहायता करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। तो ये रह गया आपका पूरा मंत्री परिषद और कैबिनेट। इसका गठन कब होता है, जैसे ही प्रधानमंत्री पद का चुनाव होता है और प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है तो उसके बाद प्रधानमंत्री जो है अपने हिसाब से योग्यता के अनुसार जो है अपने मंत्रियों की और कैबिनेट का जो है वो चयन करती है। कैबिनेट के 3 महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। पहला है सरकार की नीतियों को संसद में प्रस्तुत करना, जैसे कि हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, वो क्या करती हैं, वो सरकार के बजट को लोकसभा में संसद में पेश करती है। रक्षा का कोई बजट होगा तो उसे जो है राजनाथ सिंह जी पेश करेंगे। गृह मामले में यानी भारत के मामले में 370 हटाना हो, ये हटाना हो, तो आपने देखा होगा अमित शाह बढ़ चढ़कर बोलते हैं। तो क्यों अमित शाह क्यों बोलते हैं, 370 पर निर्मला सीतारमण क्यों नहीं बिल पेश करती है। कोई भी देश के अंदर में कानून का बदलाव होता है, कोई भी कानून हो, ठीक है, अभी ट्रक वालों का जो हड़ताल चल रहा था तो अमित शाह जी ही क्यों बोल रहे थे, क्योंकि उनका वही पद है, घर के मामलों को देखना। गृह मंत्री का वही काम है कि घर के अंदर कुछ भी अगर हो जाए, ठीक है, तो वो उसका बिल पेश करेंगे।
आई बात समझ में। अब विदेश मामलों में कोई कानून पास होगा तो वो विदेश मंत्री हमारे जो है वो पेश करेंगे। शिक्षा के स्तर पर कोई बड़ा कानून का फेरबदल होगा, नई शिक्षा नीति को लाया गया था 2020-21 में, तो उस टाइम शिक्षा मंत्री जो हमारी थी वो जो है उस बिल को जो है वो लाई संसद में। आई बात समझ में। उसके बाद नंबर दूसरा कारण यह है आपका कार्य है सरकार की नीतियों को लागू करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, यानी उसको लागू भी करना उन्हीं मंत्री के हाथ में है। तीसरा है यह सभी विभागों एवं मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करती है, यानी सभी विभाग और मंत्रालय, उनका जो अलग अलग कैबिनेट का अलग अलग मंत्रालय होता है। विदेश मामले का मंत्रालय अलग है, विदेश मंत्रालय, जहां पर विदेश से जुड़े हुए मामलों के जो है वो काम होते हैं। अभी मालदीव से हमारा झगड़ा चल रहा है तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे क्या हैंडल होगा, वो सभी कहां पे डिसाइड किए जाएंगे, वो सभी डिसाइड किए जाएंगे विदेश मंत्रालय के ऑफिस में। रक्षा के मामलों में कोई भी अगर होगी, अगर युद्ध की स्थिति आ जाएगी, पाकिस्तान पर हमें हमला करना होगा, चीन पर हमें अटैक करना होगा, चीन ने हम पर हमला कर दिया, किसी दूसरे देश ने हम पर हमला कर दिया, तो ये सभी फैसले कहां लिए जाएंगे, ये सभी रक्षा मंत्रालय में ये सभी फैसले लिए जाएंगे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सबसे बड़ा एग्जांपल आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले जो है हमारे एक जहाज को, उसमें हमारा जहाज नहीं था, हमारे कुछ भारतीय 15 लोग थे, उन्हें जो है वो किडनैप कर लिया गया था सोमालिया के डाकुओं द्वारा, समुद्री डाकू के द्वारा। ठीक है, तो यहां से जो है वो INS चेन्नई को भेजा गया बचाने के लिए। मार्कोस कमांडो उस पर जो है वो बैठकर गए। तो ये सभी डिसीजन कहां लिया गया होगा, ये सभी रक्षा मंत्रालय में लिया गया होगा, न कि विदेश मंत्रालय में। तो हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग ऑफिस है, जैसे अलग अलग कंपनी का अलग अलग ऑफिस है, उसी प्रकार। ठीक है, मैंने पहले ही कहा कि दूसरे रैंक या मध्यम दर्जे के जो मंत्री होते हैं वो राज्य मंत्री कहलाते हैं। ये स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं और ये कैबिनेट में हिस्सा नहीं लेते। आई बात समझ में, इन्हें कैबिनेट में हिस्सा नहीं लेते। इन्हें जब बुलाया जाता है तभी ये कैबिनेट में आ सकते हैं। और कैबिनेट का हिस्सा कौन होते हैं, कुछ चुनिंदा बड़े बड़े पद के मंत्री ही जो है वो कैबिनेट के हिस्सा होते हैं। निचले स्तर की उपमंत्रियों की बात करें तो इनके ऊपर कुछ स्पेशल जिम्मेदारियां होती है जो उन्हें दिया जाता है। ठीक है, ये जिम्मेदारियां कुछ भी हो सकती है, सरकार ये डिसाइड करेगी कि मुझे किसको क्या जिम्मेदारी देना है। इनकी मुख्य जिम्मेदारी क्या है देख लीजिए। पहला है संसद में पूछे गए प्रश्नों का जवाब देना तथा संबंधित मंत्री की सहायता करना। ठीक है, यानी अगर कोई सवाल विपक्ष ने पूछा है या देश की जनता ने पूछा है तो उस सवाल का जवाब कौन देगा, उपमंत्री देगा। ठीक है, जो सबसे निचले स्तर पे होते हैं। दूसरा है आम जनता को सरकार की नीतियों के बारे में बताना, यानी सरकार अगर कोई कानून पास कर रही है तो उसके नीतियों के बारे में जनता को कौन बताएगा, ये जो उपमंत्री होते हैं वो बताएंगे। आखिर में होता है किसी खास समस्या की जांच पड़ताल करना, यानी मान लीजिए कि अगर कुछ ऐसा वैसा कुछ भी हो गया। अभी कुछ दिन पहले जो है ऐसा कहा गया था कि जो आपको याद होगा कि निज्जर की हत्या हुई थी, खालिस्तानी आतंकवादी था, उसकी कनाडा में किसी ने हत्या कर दी, तो कनाडा ने हम पर ब्लेम किया कि अमेरिका ने जो है, भारत ने जो है वो इसे मारा है। ठीक है, तो ऐसे मामलों का जांच करने के लिए भी उपमंत्री को दिया जाता है। एक समिति बैठाई जाती है कि हम इस पर जांच करेंगे। तो जांच कौन करेगा, ये जांच करेंगे उपमंत्री जो होते हैं। ठीक है, वो, और इनका काम है दूसरे मंत्रियों की सहयोग करना। आई बात समझ में। तो ये हो गया आपका कैबिनेट मंत्री, मंत्री परिषद, राज्य मंत्री और उपमंत्री के बारे में डिटेल्स में मैंने आपको बता दिया। आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक है सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक मतलब समूह में, उत्तरदायित्व मतलब काम। देखिए, सामूहिक उत्तरदायित्व जो हमारा मंत्री परिषद होता है वो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी मंत्री अपने कार्य के प्रति एवं सरकार के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई काम किसी को दिया गया, ठीक है, कि आपको जो है मालदीव वाले मैटर में आपके मालदीव के मैटर को सुलझाना है, तो उस काम को सभी जो विदेश मंत्री के सभी मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं एस जयशंकर जी, उसके नीचे राज्य मंत्री होंगे उस विभाग के, उसके नीचे उपमंत्री होंगे, तो तीनों को सभी को साथ में मिलकर एक समूह बनाकर जो है इस मालदीव और भारत के झगड़े के मुद्दे को सॉल्व करना होगा। तो इसे कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि जब भी हमारा झगड़ा अपने पड़ोसी के साथ होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पड़ोसी के जो सीनियर सिटीजन है या हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो दोनों आपस में बैठकर सामूहिक रूप से इस झगड़े का निपटान करते हैं और इस झगड़े का सॉल्यूशन निकालते हैं कि इसका हल कैसे होगा। तो वो सामूहिक रूप से जो है वो कार्य करता है। चलिए, अब आगे का आपका पॉइंट है कैबिनेट और संसद।
देखिए कैबिनेट क्या होता है ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। अब बात करें संसद की, तो संसद पर सभी कानून बनाए जाते हैं। सभी जो विधायी की मतलब कानून होते हैं, लॉ होते हैं, वो संसद में पेश किए जाते हैं। किसी भी कानून को पास होने के लिए सबसे पहले जो है, किसी भी कानून को पास होने के लिए सबसे पहले लोकसभा में और राज्यसभा दोनों सदनों में पास होना जरूरी है। संसद का 2 सदन होता है जिसे कहते हैं एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा को कहते हैं निचला सदन। इसके सदस्यों को हम लोग वोट देते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और वही राज्यसभा के सदस्यों को हम लोग वोट नहीं देते। उन्हें कौन वोट देते हैं? जो दूसरे जो आपका एमपी और एमएलए वगैरह हैं, आपका स्टेट में जो एमएलए वगैरह हैं, ठीक है, एमएलए नॉट एमपी, वो लोग उसको वोट देते हैं और राज्यसभा का मेंबर बनाते हैं। राज्यसभा जो है ऊपरी सदन है और इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। अब बात करें कैबिनेट के अध्यक्ष की। प्रधानमंत्री कैबिनेट का अध्यक्ष होता है और कैबिनेट के बैठकों की अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच, यानी जो मंत्रिमंडल बनाया गया है, मंत्री परिषद बनाया गया है, उसका क्या करता है? वो मध्यस्थता का काम करता है। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की शक्तियों की, तो प्रधानमंत्री हमारे देश की शासन व्यवस्था का सर्वोच्च प्रधान होता है। हालांकि संविधान के अनुसार राष्ट्र का सर्वोच्च राष्ट्रपति होता है, लेकिन वस्तुतः यह औपचारिक होता है और वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास ही, उनके हाथों में ही होती है और शासन व्यवस्था का बागडोर प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। देश की रक्षा, सुरक्षा, शासन व्यवस्था, अहम नीतिगत फैसले, आर्थिक और सामाजिक नीतियों का निर्धारण, विदेश नीति और राष्ट्र का नीति निर्धारक देश का प्रधानमंत्री ही होता है। देश की संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुखों की नियुक्ति से लेकर मंत्री परिषद के सदस्यों का चुनाव करना और उनके कार्य, उसकी जिम्मेदारियां, ठीक है, ये सभी प्रधानमंत्री के हाथ में है। यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक का अध्यक्ष कौन बनेगा या इसके अध्यक्ष कौन बनेगा, सरकार के बहुत सारी समितियां हैं, उसके अध्यक्ष कौन बनेंगे, तो ये इस सभी का निर्धारण कौन करता है? रॉ का चीफ कौन बनेगा। उसके बाद बात करें सीबीआई का जो अध्यक्ष है, चीफ है, वो कौन बनेगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो का कौन बनेगा, तो ये सभी कौन डिसाइड करता है? ये सभी करते हैं प्रधानमंत्री डिसाइड। आई बात समझ में? तो ये उनकी शक्तियां हो गई। तो दोस्तों इसी के साथ जो है ना, आपका ये जो यूनिट है खत्म होता है। लास्ट में आपका एक टॉपिक है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का। तो जैसे देखिए, मैंने आपको बता ही दिया है कि राष्ट्रपति के पास जो है पावर तो होती है, लेकिन वो औपचारिक है, ऑफिशियल है, ठीक है, कागजों पर है। धरातल पर जो है पावर किसके पास है? वो हमारे प्रधानमंत्री के पास है। प्रधानमंत्री चाहे तो संसद के दोनों सदनों में महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को भी हटा सकता है। आई बात समझ में? लेकिन प्रधानमंत्री को कोई नहीं हटा सकता। जब तक कि बहुमत का आंकड़ा किसी पार्टी के पास है, तब तक आप जो है प्रधानमंत्री पद से उन्हें नहीं हटा सकते। आई बात समझ में? हाँ, एक कंडीशन ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए बीजेपी के पास अभी 303 का बहुमत है, ठीक है, तो 303 में से मान लीजिए 100 एमपी जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो बीजेपी को छोड़कर किसी और पार्टी का दामन थाम लेते हैं, तो उस कंडीशन में सरकार जो है वो भंग हो जाएगा। क्योंकि 303 से 100 माइनस कर देंगे तो बहुमत कितना आ जाएगा? 203 में आ जाएगा, जो बहुमत नहीं है। सरकार बनाने के लिए या प्रधानमंत्री होने के लिए आपके पास 282 एमपीज होने चाहिए। अगर 100 एमपीज आपसे हट जाते हैं, अभी मुंबई में क्या हुआ, शिवसेना के कुछ जो एमएलए थे वो हटकर जो है बीजेपी से मिल गए, तो उद्धव की सरकार जो है वो गिर गई। आई बात समझ में? मध्य प्रदेश में जो है 2-3 साल पहले क्या हुआ था, कमलनाथ वहां के सीएम थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत कर दिया और अपने एमएलए के साथ जो है भाजपा में मिल गए और सरकार जो है कांग्रेस का गिर गया। तो इस कंडीशन में जो है प्रधानमंत्री को अपने उनके पद से हम क्या कर सकते हैं? वो हटा सकते हैं। आई बात समझ में? या फिर कोई ऐसा काम कर दे प्रधानमंत्री जो सर्वोच्च न्यायालय में जो है वो आरोप सिद्ध हो जाए कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कुकृत्य किया है, घोटाला किया है, तो उस कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगी? प्रधानमंत्री का जो उम्मीदवार, मतलब उनका जो एमपी का जो पद है, उसको बर्खास्त कर देगा। और जैसे ही आपका एमपी वाला पद बर्खास्त हो जाएगा, यानी आप तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं रहे, तो फिर आप प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? तो उन्हें अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा प्रधानमंत्री को, जैसे कि इंदिरा गांधी के साथ हुआ था। मैंने कल कहा था राजनारायण वर्डिक्ट के बारे में, केस के बारे में, ठीक है। तो राजनारायण वर्डिक्ट के बारे में एक स्पेशल वीडियो में बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोगों को समझ में आएगी। ये यूनिट 8 का इकाई 8 का पार्ट 2 था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर समझ में आ गया हो आसानी से तो एक थैंक यू का जो कमेंट है वो जरूर कर दीजिए।
चैनल पर अगर नए हैं और अभी तक आपने वीडियो देख लिया है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक भी कर लीजिए ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आप तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथ ही साथ अगर आपको जूम क्लास ज्वाइन करना है तो जल्दी से कर लीजिए। जूम क्लास ज्वाइन जो है वो होना स्टार्ट हो चुका है। क्लास भी हमने जो है शुरू कर दिया है। नोट्स चाहिए, असाइनमेंट चाहिए, उसके लिए भी नीचे दिए गए नंबर पर फोन कर सकते हैं।